फिल्म की शुरुआत में हम रे नाम के 28 साल के लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ कार में बैठा आर्मी की बेस की तरफ जा रहा होता है। दरअसल वक्त था वर्ल्ड वार 2 के बाद का, जब पूरी दुनिया में भूखमरी फैल चुकी थी। सभी लोग आर्मी वालों से बहुत ज्यादा डरने लगे और तो और वो अब डर के मारे खेती बाड़ी भी नहीं करते, जिस वजह से काफी ज्यादा अनाज की कमी हो चुकी थी। इसी हालत के चलते आर्मी वालों ने एक फैसला लिया। उन्होंने सबको ये ऐलान करते हुए कहा कि हम एक रेस रखने वाले हैं जिनमें नौजवान लड़के हिस्सा लेंगे। इस रेस का नाम है लॉन्ग वॉक। इसमें सबको 3 माइल्स पर आवर की स्पीड मेंटेन करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये स्पीड एक आम आदमी के चलने की स्पीड होती है, मगर ट्विस्ट ये था कि उन्हें लगातार बिना रुके चलना होगा और वो जहाँ तक लगातार बिना रुके चल पाएंगे वहाँ तक उनकी ये रेस लाइव ब्रॉडकास्ट होगी, जिसे पूरी दुनिया के लोग देखने वाले हैं। इन सबको देखने से बाकी सबका आर्मी पर फिर से यकीन आ जाएगा और सबको फिर से मेहनत करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। इसीलिए अब रे अपनी माँ के कहने के बावजूद भी उस रेस से हिस्सा लेने से नहीं रुका, क्योंकि रे के पिता को उसी आर्मी के मेजर ने जान से मारा था जिसने ये रेस ऑर्गेनाइज करवाई है। और तो और रे के पिता को उस मेजर ने बिना वजह ही मारा होता है, जिस वजह से अब रे की माँ उसे रेस में जाने से रोक रही थी। मगर रे कहता है कि कुछ ही घंटों की तो बात है, अगर मैं जीत गया तो हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। इतना कहते ही रे कार से बाहर निकलकर जैसे ही दूसरे सोल्जर्स के पास जाने लगा, तब उसकी माँ ने रे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। रे ने अपनी माँ को चुप करवाया और फिर खुद बाकी सबके पास आकर बैठ जाता है। वो सब लोग कुछ ही देर में बिना रुके लगातार चलने वाले थे, मगर उनमें से विजेता सिर्फ एक ही होगा। जो सबसे आखिर तक चलता रहा उसको ही विजेता का अवार्ड दिया जाएगा। वो जैसे ही आकर वहाँ पे बैठा तो उसे एक क्रिस नाम का लड़का मिलता है। क्रिस कहता है, इससे पहले कि तुम सभी के नाम पूछो, मैं खुद ही तुम्हें इन सब से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। उन दोनों के सामने ही एक लड़का बैठा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि मेजर का ही बेटा था, जिसका नाम बिली था। उनकी लेफ्ट साइड पर एक एशियन लड़का जिसका नाम ओल्सन होता है, जबकि एक ब्लैक लड़का जिसका नाम पीर्स था। फिर उनके पीछे ही हम एक लंबे बालों वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम कूली, और एक घुंघराले बालों वाले लड़के को वो सब करली का नाम दे देते हैं। वो सब काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। उनके पास ही एक सिल्वर कलर के बालों वाला लड़का बैठा था जो अपना नाम बारकोविच बताता है। वो लड़का काफी ज्यादा शैतान था। वो कहता है, मुझसे बचकर रहना, मैं तुम सबको रेस में शतरंज के प्यादों की तरह हराने वाला हूँ। इतने में ही वो सब लोग अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने मेजर आ रहा था। मेजर वहाँ आते ही उन सबको बैठने का कहता है। मेजर ने कहा, इस रेस के अंदर सिर्फ एक ही रूल है, वो ये कि तुम अगर चलते रहोगे तो इस रेस में बने रहोगे। अगर तुम्हारी स्पीड 3 माइल से कम हुई तो तुम्हें एक वार्निंग दी जाएगी। अगर तुम लगातार रुके रहे तो तुम्हें 3 वार्निंग्स के बाद रेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी तरह अगर तुमने एक वार्निंग मिलने पर दोबारा चलना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर बाद दोबारा रुक गए तो तुम्हें 3 वार्निंग की बजाय सिर्फ दूसरी वार्निंग देते ही रेस से निकाल दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद ही मेजर सबको एक नंबर देता है और कहता है, अपने सामान को बांध लो और ठीक 3 मिनट बाद ये रेस शुरू होगी। फिर 3 मिनट होते ही सब लोग तैयार होकर रेस के लिए इकट्ठा हो गए और अब रेस स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग चलते चलते उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। उनको चलते चलते कुछ जानवरों की लाशें भी दिखाई दी जो बेचारे भुखमरी से मारे गए थे। रास्ते में उन्हें पुलिस ऑफिसर्स सल्यूट भी करते हैं, लेकिन बारकोविच उन पुलिस ऑफिसर्स को उल्टा गालियां देने लगा। क्रिस कहता है, जो भी करना है सोच समझ के करना, क्योंकि हम सबको कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो सब लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने 5 मील तय कर लिए थे। बारकोविच अचानक से रुककर अपने शू को खोल लेता है क्योंकि उसके शू में एक काफी बारीक सा नोकीला पत्थर घुस गया था। रे, क्रिस और कूली उसे वहाँ से चलने का कहते हैं, लेकिन तभी हमने देखा कि एक आर्मी वाले ने बारकोविच के सर पर गन रख दी, जिसे ये देख वो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बारकोविच तुरंत ही डर के मारे उठ जाता है और बाकी सबके पास आके उनसे कहने लगा, यार उसने मेरे सर पे गन क्यों रखी, जैसे हम कोई कैदी हो और उनके इशारों पर नाच रहे हो। अगर मेरा मन चाहे तो मैं अभी इस रेस को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ। इसके तुरंत बाद वो सीन कट हो गया। फिर हम देखते हैं 4 घंटे बाद का सीन, जब सब लोग अब जरा सा थक जाते हैं, लेकिन क्रिस काफी ज्यादा मजबूत था। इतने में ही पीर्स उन सबको कहता है, जब मैं ये रेस जीत जाऊंगा ना, तब मैं तुम सबको पार्टी पर ले चलूंगा। यहाँ पर हमें पता चला कि रेस जीतने वालों को $5 लाख दिए जाने वाले हैं, लेकिन रे कहता है, अगर मैं जीता तो मैं तुम लोगों को पार्टी के साथ साथ अपने गाँव के लोगों को खेती बाड़ी करना सिखाऊंगा और उनको जिस चीज की भी जरूरत पड़ेगी मैं उन्हें ला कर दूंगा। क्रिस कहता है, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। उसके बाद क्रिस ने एक सिगरेट निकाली और उसे पीना शुरू कर देता है। पीर्स कहता है, ऐसा मत करो वरना रेस से तो बाहर जाओगे ही और साथ ही साथ मारे भी जाओगे। लेकिन क्रिस ने उसे भी एक सिगरेट दी, जिसे पीर्स ने तुरंत ही पीना शुरू कर दिया। ये देखते ही सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और मजे से उस रेस को कंटिन्यू करने लगे। तभी क्रिस और रे के बीच एक जॉन नाम
का लड़का आता है। वो कहता है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे नोट किए जा रहा हूँ, जिसे मैं अपनी एक बुक के अंदर लिखने वाला हूँ। उस बुक का नाम होगा द लॉन्ग वॉर। उस बुक को मैं पब्लिश कर दूंगा। ये सुनते ही सभी लोग उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं। अब हम देखते हैं उस लड़के को जिसका नाम उन सभी ने करली रखा था। उस बेचारे के पाँव में मोच आ चुकी थी, लेकिन रे ने उसे तुरंत ही पकड़कर हिम्मत रखकर चलने का कहा। रे कहता है अपना वजन मुझ पर डालो जिससे तुम रेस से बाहर नहीं होगे। मगर करली ने कहा मैं नहीं चाहता कि रेस की वजह से पूरी जिंदगी के लिए मैं अपना पाँव खराब कर दूं। इसलिए करली बेचारा रेस से बाहर होने के लिए नीचे बैठ गया। मगर तभी हमने एक सबसे शॉकिंग सीन देखा, जिसे देख वो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि एक सोल्जर ने उसे 3 वार्निंग्स देने के बाद करली बेचारे को गोली मारकर जान से मार डाला। ये देखते ही सब लोग दहशत के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको तो लगा था कि रेस हारने वाला चुपचाप बाहर चला जाएगा, मगर ये किसी ने नहीं बताया था कि उनको डायरेक्ट गोली मार दी जाएगी। उन लोगों को अब जाके पता चलता है कि उनके अलावा यहाँ कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं है। और तो और आर्मी वालों ने उस कैमरे को भी बंद कर दिया था। उन सब के पास चलते रहने की बजाय और कोई रास्ता नहीं है। उन सबको खाना और पानी जितना चाहे उतना मिलता, लेकिन उन्हें कहा गया कि तुम लोगों को सुसु पोटी करने की भी परमिशन नहीं दी गई है। जो कुछ भी करना है चलते चलते ही करना होगा, इसलिए जरा सा भी रुके तो तुरंत मारे जाओगे। लेकिन दोस्तों वो सब लड़के कुछ ही देर में काफी ज्यादा मजबूती दिखाते हैं और तुरंत ही इस कड़वे सच को मान लेते हैं कि अगर वो रुके तो उनकी मौत हो जाएगी, जिस वजह से उन्होंने अब हिम्मत जुटाकर चलना शुरू कर दिया। उनको अब ये भी पता था कि उन सब में से सिर्फ एक ही बचेगा जो यहाँ से जिंदा जाने वाला है और सबके मरने के चांसेस तकरीबन 100% है। तभी क्रिस रे से कहता है हमें खुश रहना होगा, सब लोग परेशान है इसीलिए हमें उन सब से अलग सोचना है। तभी उनके पास लियोन नाम का एक छोटा लड़का आया। वो कहता है मैं भी खुश रहने की ही ट्राई करता हूँ ताकि करली के साथ जो हुआ उस सदमे से हम सब लोग निकल पाए। इसी तरह सब लोग अब हंसी मजाक करते हुए चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आगे कुछ ही देर बाद हम देखते हैं एक लड़के को जिस बेचारे को फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी और उसके मुंह में से लगातार झाग निकलती जा रही थी। लेकिन बार्कोविच उसके ऊपर से छलांग लगाता है और उससे बुरा भला कहता है। वो सभी को कहता है कि अभी एक और पटाखा जलेगा और तुम सब लोग यहाँ जश्न मनाओगे। यहाँ हमें पता चला कि बार्कोविच खुद भी एक अजीब सा साइको है जिसे लोगों को दुख पहुँचाने में काफी मजा आता है। इतने में ही उन सोल्जर्स ने उस बेचारे आदमी को 3 वार्निंग्स देने के बाद सबके सामने ही गोली मार दी। सब लोग एक मर्तबा फिर से डर जाते हैं, लेकिन वो चलना जारी रखते हैं। चलते चलते वो एक शहर से गुजरे जहाँ पर बच्चे और कुछ लोग उन्हें चलते हुए देख रहे थे। चलते चलते वो सब काफी ज्यादा थक गए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं बार्कोविच और कूली नाम के एक लड़के को, जिनके दरमियान में एक कमजोर सा लड़का चल रहा था। बार्कोविच उसे लगातार गालियां देने में मसरूफ था। बार्कोविच कहता है जब तुम मरेगा ना तब मैं यहाँ से रेस जीत कर तुरंत ही तेरी माँ के पास जाऊंगा, आगे तू खुद समझदार है। ये सुनते ही उस लड़के ने बार्कोविच पर हमला कर दिया, लेकिन बार्कोविच काफी ज्यादा चालाक होने की वजह से उस लड़के से बच जाता है, जिस वजह से वो लड़का बेचारा खुद ही नीचे गिर गया और उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है, जिस वजह से वो बेचारा वापस उठ ना पाया। इसलिए सोल्जर्स ने उसे 3 वार्निंग्स देने के तुरंत बाद ही गोलियों से छलनी कर दिया और वो बेचारा भी मारा जाता है। सब लोगों ने बार्कोविच की इस हरकत को देख लिया था, इसलिए पीर्स बार्कोविच को कहता है तुम एक खूनी हो, हम सब ने देखा कि तुमने क्या किया। लेकिन बार्कोविच कहने लगा मैंने उसे सिर्फ मजाक किया था, लेकिन उसने खुद ही मुझ पर हमला किया। तुम लोगों ने भी तो देखा ना, वो खुद अपनी वजह से मारा गया। लेकिन तभी कूली कहता है चुपचाप चलते रहो वरना ये ना हो कि अगला नंबर तुम्हारा हो। इसके तुरंत बाद सीन कट हो जाता है। फिर वो एक कब्रिस्तान से गुजरे जहाँ पर जॉन रे और क्रिस को कहने लगा मेरा तो अब बुक लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, पता नहीं अगला नंबर किसका हो। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो उन सबके सामने चलता चलता ही पोटी कर देता है, क्योंकि उस बेचारे को लूज मोशंस लगे हुए थे और उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए जैसे ही वो पोटी करने के लिए रुका तो गार्ड्स ने उसे वार्निंग देकर उसके भी सर में गोली दाग दी। जैसे जैसे लोग मरते जा रहे थे वैसे वैसे जिंदा बचे हुए कैंडिडेट्स के दिल में बहुत ज्यादा दहशत बढ़ती जा रही थी। इसी तरह चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है, जहाँ रे क्रिस से कहता है क्या हो अगर हम इन आर्मी वालों पर ही हमला कर दे। मगर क्रिस ने कहा ये एक बुरा आइडिया है, इससे हम सब की जान जा सकती है और ऊपर से हम सब लोग काफी ज्यादा थके हुए हैं। फिर कुछ घंटों बाद रात हो जाती है, जहाँ पर क्रिस कहता है यार चलो कुछ गाना शाना गाते हैं जिससे हम यहाँ जो हो रहा है उससे बाहर निकल पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। पता नहीं कितनी लाइफ बची है, इसलिए जितनी भी बची है उसे एंजॉय करके जीते हैं। अगले ही पल उन्हें अब एक ढलान पर चढ़ना था। अब चूंकि वो ढलान पर चढ़ रहे होते हैं तो उन सब की स्पीड 3 माइल्स पर आवर से नीचे गिर जाती है, इसीलिए उसे मेंटेन करने के लिए उन सब का बहुत ज्यादा जोर लग रहा था। मगर सभी 3 माइल्स पर आवर की स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि एक एक करके काफी लड़के नीचे गिर गए और गार्ड्स ने उन्हें वार्निंग्स देकर जान से मारना शुरू कर दिया। इसी तरह उस ढलान में 22 लोग मारे गए। अब हम देखते हैं रे को, जिस बेचारे की स्पीड भी अब कम
हो चुकी थी, इसीलिए एक सोल्जर ने उसके सर पर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर बारकोविच उसे डराने लगा और कहता है, देखो तुम्हारे सर पर बंदूक रखी हुई है, 2 सेकंड लगेंगे और तुम सीधा ऊपर चले जाओगे। ये सुनते ही रे को चक्कर आने लगे, लेकिन इतने में क्रिस ने उसे पकड़ा और तुरंत ही उसे आगे बढ़ने का कहा और सहारा देते हुए उसकी स्पीड को मेंटेन कर दिया। इसी तरह चलते चलते अब सुबह हो गई और काफी ज्यादा ठंड भी होने लगती है। रे कहता है, क्रिस रात को मुझे ऐसा लगा कि मैं मारा ही जाऊंगा। क्रिस ने कहा, देखो हम तो जिंदा है ना, इसलिए ज्यादा मत सोचो, चिल करो और आगे बढ़ते जाओ। रे ने कहा, यार तुम इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर भी हर बार हंसी मजाक की बातें क्यों करते हो? क्रिस कहता है, अपने आप को जरा रियलिटी के साथ तोलो, हम कहीं के नहीं है, हमें कुछ भी करने की इजाजत नहीं और तो और हम आराम से बैठ तक नहीं सकते। इस सिचुएशन में हम सिर्फ हंस ही तो सकते हैं और तुम कह रहे हो कि हंसना भी बंद कर दो। जिस पर रे खुद भी हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने 130 माइल पूरे कर लिए थे। अब ओल्सन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसी आदमी को जो यहाँ बुक लिख रहा था। बेचारे जॉन की कल रात ढलान पर पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। इसी हालत में वो लगातार चलता ही जाता है, लेकिन उसकी स्पीड अब काफी स्लो हो गई थी, जिससे वो बेचारा नीचे गिर गया। हम देखते हैं 2 बच्चों को जो वहीं पर खड़े हुए जॉन की ये हालत देख रहे थे। पीर्स उनसे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम लोग नहीं देख सकते। इतना कहते ही सोल्जर्स ने जॉन को वार्निंग देकर शूट कर दिया और बेचारा जॉन मारा जाता है। रे कहता है, ये किस तरह के वहशी हैं, इन्हें ना बच्चों की परवाह है और ना ही बड़ों की, इनको तो वर्ल्ड वॉर में ही मर जाना चाहिए था। चलते चलते उन्होंने देखा कि अब वो एक शहर के अंदर पहुंच चुके हैं, जिस चीज का फायदा उठाते हुए एक लड़के ने सुपरमार्केट की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया, मगर सोल्जर्स ने उन्हें तुरंत ही गोलियों से छलनी कर डाला। यानी अब वो लोग उनसे बचकर कहीं भाग भी नहीं सकते थे। अपनी हालत को देखते हुए पीर्स उन सबसे कहता है कि क्यों ना हम इन आर्मी वालों को इनके सामने ही गालियां दे, कम से कम लोग तो इनकी बेइज्जती को सुनेंगे ना। जिस पर क्रिस कहता है, सबसे पहले गाली मैं दूंगा। वो सब लोग उन सब आर्मी वालों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह काफी देर गुजर गई, जहाँ पर अब हम पीर्स को देखते हैं जो सबके सामने ही जल्दी जल्दी से पोटी कर रहा था। लेकिन रे कहता है, ज्यादा वक्त मत लगाना, इससे पहले कि तुम मारे जाओ जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। जिससे वो जल्दी जल्दी में पोटी करके उन सब के पास आ जाता है। पीर्स कहता है, ये आज तक की सबसे जल्दी में की जाने वाली पोटी थी मेरी। फिर पीर्स उन सब से आगे बढ़ गया। यहाँ रे क्रिस को कहता है, इस कमीने मेजर ने मेरे बाप को मार दिया था, क्योंकि मेरे पापा के पास जंग के दौरान हमारी प्रोटेक्शन के लिए एक गन रखी हुई थी, जो तलाशी लेते हुए मेजर और इसके सोल्जर्स को मिल गई। मेजर ने बिना कुछ सोचे ही मेरे पापा को हम सबके सामने ही गोली मार दी, और अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इस कमीने मेजर को भी जान से मार डालूंगा। इसके तुरंत बाद ही एक लड़के ने ट्रक पर मौजूद सोल्जर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस लड़के को ही टैंक के नीचे डालकर कुचल दिया। ये सब काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। वो बेचारे अब फिजिकली तो टूटे ही हुए थे और साथ ही साथ मेंटली भी टूटने लगते हैं। वहाँ हम देखते हैं मेजर के बेटे बिली को, जो अब लगातार खांसी ही किए जा रहा होता है, क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतने में ही रे और क्रिस के दरमियान से एक पतला सा लड़का भागता हुआ आगे आया और उसने अपने एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर दिए। वो सोल्जर्स को कहता है, आओ कमीनो, मुझे भी गोली मार दो, एक ही जान है, जल्दी से ये खेल खत्म करो। इतना कहते ही वो रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। ये देखते ही सोल्जर्स ने उसे वार्निंग दी, मगर वो नहीं रुकता और सोल्जर्स उसे भी मार डालते हैं। यहाँ रे ने देखा कि ओल्सन अब कुछ बोल नहीं रहा और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी और ऊपर से रात भी काफी हो चुकी है। तभी रे उसके पास आता है और कहता है, देखो अगर ऐसे ही करते रहोगे तो हमसे या तो तुम काफी ज्यादा पीछे रह जाओगे और या थकान के मारे नीचे गिर जाओगे, इसलिए तुरंत ही हमसे बातें करना शुरू करो और हंसते मुस्कुराते हुए चलते रहो। लेकिन इतने में ओल्सन रुक जाता है और सब लोगों से पीछे रह गया। ओल्सन एक सोल्जर के पास गया और जाते ही उसकी गन को पकड़ लेता है, इसलिए उस सोल्जर ने ओल्सन बेचारे पर 3 बुलेट्स फायर कर दिए, जिससे ओल्सन नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। ये देखकर पीर्स तुरंत ही उसके पास आया और उसे उठाकर उसे चलने का कहता है। ओल्सन बेचारा पीर्स से लगातार मदद मांगे जा रहा था, मगर पीर्स भी बेचारा क्या करता। सोल्जर्स पीर्स को भी 2 वार्निंग्स दे देते हैं, लेकिन वक्त रहते रे पीर्स के पास आया और उसे वहाँ से चलने का कहता है। ओल्सन ने पीर्स को बहुत रोका, मगर पीर्स बेचारा ओल्सन को छोड़ ही देता है। इतने में रे कहता है कि तुम्हें पीछे नहीं देखना, और तभी सोल्जर्स ओल्सन को जान से मार डालते हैं। ये देखकर पीर्स और बाकी सब भी काफी दुखी हो गए। रे कहता है, ओल्सन की मौत ना तुम्हारी और ना ही हम में से किसी की गलती थी, इसलिए अब हिम्मत रखो और ओल्सन के लिए इस रेस को जीतो। अगले सीन में अब सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि अब सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। यहाँ बारकोविच कहता है, यार मुझे अपने किए पर काफी ज्यादा अफसोस है, इसलिए मैं आगे से अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन रे ने कहा, यार ना तो मैं तुम्हारा कोई वकील हूँ और ना ही तुमने मेरे साथ कोई बुरा किया, जिनके साथ तुमने बुरा किया वो मारे गए, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। इसके तुरंत बाद ही वो बड़ी तेजी से आगे चलना शुरू कर देता है।
आगे जाते ही वो रुक गया और पीछे की तरफ मुड़ जाता है। रे कहता है ये नौटंकी बंद करो और चलते रहो वरना मारे जाओगे। मगर तभी बारकोविच ने एक नुकीले टूथपेस्ट को अपने गले में 2 से 3 बार घुसा डाला। ये देखकर बाकी के 5 लोग बहुत ज्यादा डर गए और उन कमीने सोल्जर्स ने बारकोविच को 3 वार्निंग्स देने के बाद सर में गोली दाग दी, जिससे अब बारकोविच भी मर जाता है। गोली को देख ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो तुरंत ही सोल्जर की तरफ बढ़ा और उसकी गन को छीनकर उस पर काफी ज्यादा फायर कर देता है, जिससे वो सोल्जर तो मारा गया मगर दूसरे सोल्जर्स ने कुली को 6 बुलेट्स मारकर अधमरा कर दिया। कुली को पता था कि अब उसकी मौत आ चुकी है, इसलिए कुली ने खुद ही अपने आप को शूट करके मार डाला। अब दोस्तों क्रिस, रे, पीर्स और बिली ही बचे होते हैं, लेकिन इतने में रात के समय हम देखते हैं पीर्स को, जिसकी काफी ज्यादा नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है क्योंकि वो लगातार चलता ही जा रहा था। वो कहता है देखो यार, तुम दोनों आखिर में एक साथ रुक जाना, जिससे मेजर को ये नहीं पता चलेगा कि विनर कौन है, इसीलिए तुम दोनों बच जाओगे। इतना कहते ही पीर्स ने रे और क्रिस से अपने आप को फ्री किया और खड़ा हो गया। वो कहता है पीछे मुड़ के मत देखना। रे और क्रिस को समझ आ गया कि अब बेचारा पीर्स भी मारा जाएगा और होता भी ऐसे ही है। सोल्जर्स उसे वार्निंग देकर उसको मार डालते हैं। चलते चलते अब काफी ज्यादा बारिश होने लगती है। बिली कहता है ये जो मेजर है ना, मेरा बाप है, जिस पर रे और क्रिस हैरान हो गए। रे ने कहा अगर ये तुम्हारा बाप है तो इसने तुम्हें रेस में आने से कैसे नहीं रोका। बिली कहता है इसने तो मुझे रोका था, लेकिन मुझे ही शौक था कि मैं ये रेस जीतूं, इसलिए मैं इस रेस में आ गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा टाइम भी आ चुका है, इसलिए अब तुम दोनों खुद ही संभालो। इतना कहते ही बिली भी रुक के अपने बाप को कहने लगा तुमसे ज्यादा घटिया बाप मैंने आज तक नहीं देखा, जिस वजह से सोल्जर्स ने उसे भी वार्निंग देकर जान से मार डाला। अब हम देखते हैं रे और क्रिस को, जो काफी ज्यादा थके हारे एक शहर के अंदर पहुंच चुके थे। उस शहर में कई लोग उन दोनों को देखने के लिए आए होते हैं। चलते चलते क्रिस खुद ही पीछे रुक जाता है और सोल्जर उसे वार्निंग्स देते हैं, लेकिन तभी रे ने क्रिस को पकड़ा और उसे चलते रहने का कहा। क्रिस कहता है हमें पीर्स वाली टेक्निक को आजमाना चाहिए और दोनों को एक ही साथ रुक जाना चाहिए, लेकिन इतने में रे क्रिस को पता भी नहीं चलने देता और खुद पीछे रुक जाता है। अब रे को पहले 2 वार्निंग्स मिल चुकी थी, इसलिए सोल्जर्स उसे बिना वार्निंग दिए ही फायर कर देते हैं। अब फायर की आवाज सुनते ही क्रिस पीछे मुड़ा और ये देखकर टूट गया क्योंकि उसका आखिरी दोस्त भी उसकी आंखों के सामने ही मर चुका था। लेकिन तभी मेजर आता है और कहता है बेटा तुम रेस जीत चुके हो। मगर क्रिस फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि अब उसे जीत का कोई भी शौक नहीं होता। मेजर कहता है तुम्हें $5 लाख दिए जाते हैं और एक विश भी दी जाती है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। क्रिस कहता है मुझे अभी ये गन दे दी जाए, इसलिए मेजर ने तुरंत ही उसे वो गन दे दी। क्रिस ने बिना कुछ सोचे ही वो गन मेजर की तरफ पॉइंट कर ली। मेजर डर के मारे पीछे हो गया। मेजर कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो आर्मी वाले तुम्हें तुरंत ही मार देंगे, इसलिए कोई भी बेवकूफी मत करो और $5 लाख से अय्याशी करो। लेकिन क्रिस की जिंदगी अब नरक से भी बदतर बन चुकी थी, इसीलिए क्रिस बिना कुछ सोचे ही मेजर पर शूट कर देता है, जिससे मेजर की मौत हो गई। अगले ही पल हम देखते हैं क्रिस को, जिसे अब अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखाई देता और पीछे एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे हमें पता चला कि सोल्जर्स ने क्रिस को भी जान से मार दिया। इसी दुख भरी स्टोरी की यहाँ एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम।